का एक बार फिर से अभिनव की बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पहले की क्लासेस पे पढ़ चुके थे कि डीएनए क्या होता है, डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। फिर हम लोग आए थे मेन प्रोसेस की कि डीएनए की जो प्रोसेस होती है सेंट्रल डोग्मा में, जिसमें रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग जानना चाहेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया क्या होती है। तो हमने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि डीएनए से जब आरएनए की कॉपी बनती है तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है क्या, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया कही जाती है। अगर इसके डिफिनेशन की बात करें तो वो प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग ऑफ डीएनए इनटू आरएनए स्ट्रैंड इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। आप सभी जानते हो कि जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है ये डबल हेलिकल होता है, दो स्ट्रैंड्स होते हैं इसमें, और जबकि आरएनए होता है ये सिंगल स्ट्रैंड होता है। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि अगर डीएनए आपका डबल हेलिकल है तो आरएनए सिंगल हेलिक्स में क्यों है? क्यों? क्योंकि आरएनए जो होता है ये प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जिस समय डीएनए की कॉपी आरएनए में बनती है, तो अगर दोनों स्ट्रैंड पे, एक स्ट्रैंड को कहा जाता है टेम्पलेट, एक को बोला जाता है कोडिंग। कोडिंग स्ट्रैंड अगर आपको याद हो तो हम पिछली क्लास में थोड़ा सा आरएनए के बारे में बताए थे कि आरएनए में दो प्रकार के सीक्वेंस होते हैं, एक को एक्सॉन कहा जाता है और एक को इंट्रॉन कहा जाता है। तो जो एक्सॉन होता है वो प्रोटीन को कोड करता है, इसीलिए उसको प्रोटीन कोडिंग जीन्स कहते हैं, प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस कहते हैं। और जबकि जो एंट्रॉन्स होता है वो प्रोटीन को नहीं कोड करता, इसलिए उसको नॉन कोडिंग जीन सीक्वेंस कहते हैं। और जब आरएनए की स्प्लाइसिंग होती है तो उसी एंट्रॉन को रिमूव किया जाता है। फर्दर हम लोग पढ़ेंगे अभी उसको, ट्रांसलेशन से पहले उसी को हमको पढ़ना है। तो ये जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है ये प्रोटीन को कोड करता है, तो जो आरएनए बनता है ये भी प्रोटीन को कोड करता है और इसी से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। अगर ऐसा हो कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पे दो आरएनए बने तो वो आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, जैसा कि कल हम लोग रेप्लिकेशन में देख रहे थे पिछली क्लास में। तो अगर ये आरएनए एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो ये स्ट्रैंड तो आपस में जुड़ जाएंगे, और जब आपस में जुड़ जाएंगे तो प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होगी? इसलिए होता क्या है कि एक ही स्ट्रैंड टेक पार्ट करता है आरएनए की जर्मिनेशन में या ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में, और एक आरएनए मॉलिक्यूल्स बनता है। और जबकि जब आरएनए रिलीज हो जाता है तो वो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में फिर से जुड़ जाते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट कौन कौन से होते हैं। तो हम जान लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। मतलब ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में किन कौन सी चीजें होती हैं, जिस यूनिट से ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है उसी चीज को जानते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में सबसे पहली चीज जो होती है वो कहलाता है ए प्रमोटर। दूसरी चीज होगी, आपको इस स्ट्रक्चर में दिख भी रहा होगा, दूसरा चीज होता है आपका ये स्ट्रक्चरल जीन, इस प्रमोटर के बाद ये स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरा होता है आपका टर्मिनेटर। तो ये तीन इसके मेन कंपोनेंट्स हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और आपका टर्मिनेटर। ये तीन यूनिट होते हैं ट्रांसक्रिप्शन में और जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहला, इसको हम लोग कहते हैं प्रमोटर। प्रमोटर साइट कहा जाता है। ये प्रमोटर साइट को आपको कहीं कहीं जब हायर क्लासेस की बुक में देखोगे तो इसी को बोला जाता है +1 साइट। इसी को +1 साइट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होने वाला रहता है। आप यहाँ पे देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, मतलब ट्रांसक्रिप्शन सबसे पहले यहीं पे शुरू होगा, यहीं से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, इसलिए इसको प्रमोटर रीजन कहते हैं। और जबकि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन आके खत्म होगा, इसलिए इसको टर्मिनेशन साइट या टर्मिनेटर कहते हैं। और इन दोनों का बीच का मतलब जहां तक ये चलेगी ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया, उसको स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। और यही स्ट्रक्चरल जीन आरएनए को जन्म देता है, आरएनए को सिंथेसाइज करता है। तो आप देखोगे ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। मतलब आप देख सकते हो कि ये चेन
किधर चल रही है 5 to 3, ये 5 to 3 इधर जा रही है, मतलब 3 to 5, 5 to 3 एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कंप्लीमेंट्री होते हैं। वो स्ट्रैंड जिस पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है दैट इज नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जो दूसरा जिससे कि आरएनए सिंथेसाइज होता है उसको कहा जाता है क्या, कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये जो स्टार्ट पॉइंट है ये आपका प्रमोटर पॉइंट है। इस प्रमोटर से इधर की जो साइड होती है, जो आपके प्रमोटर से लेफ्ट साइड राइट साइड होता है, इसको अपस्ट्रीम कहते हैं, और जो स्ट्रक्चरल जीन की तरफ का साइट होता है उसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं। इस टर्मिनोलॉजी को जान लेना जरूरी है, क्योंकि जितने भी एग्जाम आते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रमोटर साइट कहाँ होता है, या अपस्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन क्या होते हैं, टर्मिनेटर जीन क्या होता है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो जब भी ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो वो इसी प्रमोटर से शुरू होगी, टर्मिनेटर पे जाके खत्म हो जाएगा। अगर आपको कल की क्लास याद हो जो हमने रेप्लिकेशन का पढ़ा था, तो उस रेप्लिकेशन वाले क्लास में हमने बताया था कि जो रेप्लिकेशन होता है वो 3 स्टेप में पूरा होता है। वो 3 स्टेप अब आपको याद होगा सब होता है, इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन। तो वही तीनों स्टेप, जो ये 3 स्टेप हैं, यही तीनों स्टेप इसमें भी फॉलो होते हैं। मतलब यहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, जहां पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है, तो ये कहलाएगी क्या, इनिशिएशन। और यहां से इस टर्मिनेटर तक की जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन की, ये कहलाएगी क्या, इलांगेशन। और यहां पे जब ये रुक जाएगा ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया तो कहलाएगी क्या, टर्मिनेशन। ये तीनों स्टेप इसमें भी होते हैं, तीनों स्टेप को फॉलो किया जाता है। अब सबसे पहली बात कि जब इनिशिएशन होगा, तो हमने कल बताया था आप लोगों को कि वहां क्या आता था, डीएनए पॉलीमरेज आता था, और यहां क्या आएगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आएगा इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए। ये एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यही एंजाइम आती है इस प्रमोटर साइट पे आके सबसे पहले बाइंड होती है, और जैसे ही ये बाइंड होता है वैसे ही ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ कुछ फैक्टर आते हैं, अभी हम लोग आगे इसको जानेंगे कि कौन से फैक्टर आते हैं और जुड़ते हैं तो कैसे ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया शुरू होती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। स्ट्रक्चरल जीन, अपस्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन कि मतलब ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है इसमें कौन कौन से जीन होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया स्टार्ट होने से पहले, वो आता है स्ट्रक्चरल जीन में सिस्ट्रॉन का। सिस्ट्रॉन एक नया शब्द है आप लोगों के लिए, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है ये, क्योंकि ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन क्या होता है, ये ज्यादातर पूछा जाता है। तो वो डीएनए कोडिंग सीक्वेंस जो पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है या प्रोटीन को कोड करता है, उसको सिस्ट्रॉन कहा जाता है। कि मतलब एक पॉलीपेप्टाइड, ये डीएनए का सीक्वेंस होता है, डीएनए सीक्वेंस जो पॉलीपेप्टाइड को कोड करे उसको क्या कहेंगे, सिस्ट्रॉन कहेंगे। तो अगर हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट की केस में इसको मोनोसिस्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, और जबकि यूकैरियोट के केस में इसको पॉलीसिस्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। मोनोसिस्ट्रॉन और पॉलीसिस्ट्रॉन, उसको कहते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक यूनिट और पॉलीसिस्ट्रॉनिक यूनिट। ये होगा किसमें, प्रोकैरियोट में, और
और ये होगा किसमें, यूके। मोनोसिस्टोनिक यूनिट और पॉलीसिस्टोनिक यूनिट। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या होता है मोनोसिस्टोनिक और क्या होता है पॉलीसिस्टोनिक, क्योंकि यही वो सीक्वेंस होता है जो क्या करता है, जीन को एक्सप्रेस करने का काम करता है। यहीं से जीन एक्सप्रेस होते हैं, मतलब जो जीन एक्सप्रेस होगा वो प्रोटीन बनाएगा, जो एक्सप्रेस नहीं होगा वो प्रोटीन नहीं बनाएगा। तो जो जीन एक्सप्रेस होता है उसको हम लोग जानते हैं एक्सॉन के नाम से, और जो नॉन एक्सप्रेसिव होते हैं उसको हम लोग जानते हैं इंट्रॉन के नाम से। ये टर्म्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि सिस्ट्रॉन क्या होता है, एक्सॉन क्या होता है, इंट्रॉन क्या होता है, प्रमोटर क्या होता है, टर्मिनेटर क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट कहाँ पे होता है, अपस्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है। अगर इतनी चीजें आपको याद है तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया समझना एकदम आसान हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को आप इजिली जान पाओगे। और इसका जो एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो है क्या, आरएनए पॉलीमरेज या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। वो आपको वैसे भी याद होगा क्योंकि आप रेप्लिकेशन में पढ़ चुके हो, डीएनए पॉलीमरेज होता है, ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज होता है। क्यों? क्योंकि डीएनए में डीएनए से डीएनए की कॉपी बनती है तो इसलिए डीएनए पॉलीमरेज, और ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए की कॉपी बनती है इसलिए आरएनए पॉलीमरेज। तो बड़ा इजी है, कॉन्सेप्ट को अगर आप दिमाग में बैठाओगे तो आसानी से समझ पाओगे कि क्या होता है ये प्रोसेस और इसमें क्या होते हैं। बाकी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी कि हम इसको क्यों बता रहे हैं, इतना इस पे जोर क्यों दे रहे हैं। तो जो प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन की, उस ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में जो आरएनए बनता है वो एमआरएनए बनता है। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था रेप्लिकेशन में कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है इसमें ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो एमआरएनए बनता है ये सीधे प्रोटीन सिंथेसिस में टेक पार्ट करता है और ट्रांसलेशन करके प्रोटीन को बना देता है। मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों एक साथ होते हैं। किसके केस में? प्रोकैरियोट के केस में। अगर यूकैरियोट की बात करें तो पहले ये एमआरएनए बनेगा, ये प्री मैच्योर रहेगा, फिर इसको मैच्योर किया जाएगा, तो वहां पे आरएनए स्प्लाइसिंग होती है, इसको मैच्योर एमआरएनए में कन्वर्ट किया जाता है, फिर ये साइटोप्लाज्म में आता है, वहां पे राइबोसोम होता है, फिर ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होती है, तब प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो ये पूरे प्रोसेस को होने में समय लग जाता है, इसलिए यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में समय का अंतराल होता है। ये डिफरेंस है प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक कोशिका में। आप लोग पहले बहुत सारे डिफरेंसेस पढ़े होंगे कि इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें होता है, इसमें नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस है, इसमें नहीं है, इसमें गल्जी बॉडी है, इसमें नहीं है, ये वाला नहीं। अब आप हायर क्लासेस में जाने वाले हो तो थोड़ा इसके प्रोसेस के बारे में जानो कि रेप्लिकेशन के बेस पे इसमें क्या अंतर होगा, ट्रांसक्रिप्शन के बेस पे क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस के बेस पे क्या होगा। तो ये चीजें यहाँ पे हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग पहले जानते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए और प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। यहाँ पे दो प्रोसेस के बारे में हम लोग जानेंगे, दो चीजें यहाँ पे जानते हैं। पहला है टाइप्स ऑफ आरएनए और दूसरा है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। हमको लगता है आप सभी लोग इतना जानते हो कि आरएनए 3 प्रकार का होता है, पहले से पढ़ते आए। एमआरएनए, टीआरएनए, ये मुख्य रूप से होता है, और आरएनए। वैसे तो आरएनए और होते हैं, एचएनआरएनए, एचएनओआरएनए, एसएनआरएनए, एसएनओआरएनए, ऐसे कई प्रकार के आरएनए होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम इन्हीं 3 प्रकार के आरएनए के बारे में स्टडी करते हैं। एम फॉर मैसेंजर, टी फॉर ट्रांसफर, और आर फॉर राइबोसोम। ये 3 मुख्य प्रकार के आरएनए हैं। थोड़ा सा जानते हैं कि इनका काम क्या होता है। एमआरएनए जो मैसेंजर आरएनए होता है, ये क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमको एमआरएनए मिलता है और यही क्या करता है, स्ट्रक्चरल जीन को लिए रहता है
जो प्रोटीन को कोड करते हैं और प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। जबकि टीआरएनए क्या करता है, ये अमीनो एसिड बियरिंग होता है, मतलब इसके ऊपर अमीनो एसिड्स होते हैं और वो अमीनो एसिड एमआरएनए को पहुंचाया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है और वहां से प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। और जबकि आरआरएनए क्या होता है, ये कैटलाइजर का काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है और अपने साथ राइबोसोम को लिए रहता है, क्योंकि जब तक राइबोसोम एमआरएनए पे बाइंड नहीं होगा तब तक वहां पे टीआरएनए आके बाइंड नहीं होगा, और जब तक टीआरएनए आके बाइंड नहीं होगा तब तक प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। तो ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, इन तीनों का यही कार्य होता है। हम जानेंगे इसको, ट्रांसलेशन की जब प्रोसेस पढ़ेंगे, जब प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में जानेंगे, तो अब हम जानेंगे कि ये वास्तव में करते क्या हैं और किस प्रकार से इनका काम होता है। अभी आप ये जानो कि ये क्या करता है, अमीनो एसिड का ट्रांसफर, ये क्या करता है, राइबोसोम को ले आएगा और कैटलिस्ट का काम करेगा, और एमआरएनए वो स्ट्रैंड होता है जिस पे ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होती है। तो इन तीनों का यही मुख्य रूप से कार्य होता है। तो आइए हम लोग अब जानते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। हमने अभी आपको बताया है कि जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है वो 3 स्टेप में पूरा होता है। पहला स्टेप है आपका इनिशिएशन, दूसरा स्टेप है आपका एलांगेशन, और तीसरा स्टेप है आपका टर्मिनेशन। इसी चीज को हम लोग अब जानेंगे कि क्या होता है इनिशिएशन, क्या होता है इलांगेशन और क्या होता है टर्मिनेशन। ये तीनों स्टेप को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ये आपका डीएनए का डबल हेलिक्स हो गया, ये देखिए 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, ये डबल हेलिक्स हो गया। ये यहाँ पे आपका ये प्रमोटर रीजन है, ये प्रमोटर रीजन है। अभी हमने बताया कि इसी प्रमोटर रीजन पे क्या होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होता है, इसमें ये सिग्मा फैक्टर इसके साथ लगा हुआ है, ये आके यहाँ पे बाइंड होगा। जैसे ही यहाँ पे आके बाइंड होगा वैसे ही ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे शुरू हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। वैसे ही ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन शुरू हो जाएगा यहाँ पे। और जैसे ही यहाँ पे बाइंड होगा, अब क्या करेगा, ये डबल हेलिक्स टूटेगा, डबल हेलिक्स टूटते हुए आगे बढ़ेगा और वहां पे छोटे छोटे आरएनए के प्राइमर्स आके जुड़ना शुरू हो जाएंगे। देखिए आपका ये जो डबल हेलिक्स था, ये यहाँ से ऐसे ब्रेकेज होते हुए टूटते हुए आगे बढ़ता गया, यहाँ पे ये ब्रेक हो गया है, यहाँ पे ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये इसको आगे बढ़ा रहा है, ब्रेकेज को आगे बढ़ा रहा है, और यहीं पे इसी के साथ एक स्ट्रैंड यहाँ से बनना शुरू हो गया, आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड इस प्रकार से बनना शुरू हो गया। ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनना शुरू हो गया। एक जो अंतर होता है, आपको पहले भी बताए हैं कि जो ये आरएनए बनता है, इस आरएनए में क्या होता है, थाइमिन की जगह यूरासिल होता है। मतलब यहाँ पे एडेनिन जो होता है वो यूरासिल को कोड करता है, न कि थाइमिन को कोड करता है। ये आपका आरएनए पॉलीमरेज है, ये आपका सिग्मा फैक्टर है। देखिए यहां से शुरू हुआ, प्रमोटर रीजन से ये शुरू हुआ और ये आगे बढ़ रहा है, तब तक होगा जब तक कि टर्मिनेशन पॉइंट ना आ जाए या टर्मिनेटर ना आ जाए। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एलांगेशन। ये क्या कहलाएगा, एलांगेशन। कि मतलब ये पहले आरएनए पॉलीमरेज आया, इस प्रमोटर रीजन पे बाइंड हुआ, यहाँ पे बाइंड हुआ और इसको तोड़ता हुआ चला गया और ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनना शुरू हो गया। जब टर्मिनेटर पॉइंट आएगा, उस टर्मिनेशन पे जाके ये रुक जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा इसका। अगले स्टेप में देखते हैं उसको, टर्मिनेशन।
मतलब जैसे ही टर्मिनेशन आया, हम जब जीन एक्सप्रेशन पढ़ेंगे तो इसको बताएंगे टर्मिनेटर का क्या काम होता है, कौन से फैक्टर जुड़ते हैं, किस तरीके से टर्मिनेट करते हैं। जैसे ही टर्मिनेटर पॉइंट आया, टर्मिनेशन साइट आई, एमआरएनए क्या हुआ, ये अलग हो गया, आरएनए अलग, सिंगल स्ट्रैंड, और ये डीएनए डबल हेलिक्स आपस में जुड़ के फिर से अपना डबल हेलिकल स्ट्रैंड बना दिए, आरएनए पॉल अलग हो गया, सिग्मा फैक्टर इसमें जुड़ा हुआ है। ये इनिशिएशन फैक्टर होते हैं एक्चुअली, सिग्मा फैक्टर होता है, रो फैक्टर्स होता है, और कई सारे इसके साथ फैक्टर्स होते हैं जो जुड़ के इनिशिएशन को स्टार्ट करते हैं। ये आरएनए अलग होगा। अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही ये फर्दर ट्रांसलेशन में जाएगा और वहां से ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देगा। इस तरीके से ये डिटेल्ड हो गया। प्रोकैरियोट के केस में तो ये पूरी प्रोसेस चलती है, हूबहू ऐसे ही होती है। जैसे ये चल रहा है कि ये आरएनए बन गया, ये आरएनए तुरंत प्रोटीन सिंथेसिस में टेक पार्ट करेगा, लेकिन यूकैरियोट के केस में इसमें अंतर होता है। जो ये आरएनए बनता है, इसमें इंट्रॉन और एक्सॉन्स होंगे, फिर उनकी रिमूवल होगी, फिर वो अलग हटेंगे। तो हम अगली क्लास में इसको पढ़ेंगे कि आरएनए की प्रोसेसिंग कैसे होती है, ट्रांसलेशन कैसे होता है, जेनेटिक कोड क्या होते हैं, ये जेनेटिक कोडान क्या करते हैं, कोडान कॉन्सेप्ट किसने दिया, इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। लिंक हमारा यूट्यूब का है, उसको आप सब्सक्राइब करें, और जो भी दिक्कत हो आप अपने कमेंट बॉक्स पर डालें। थैंक यू।